आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज से 37 साल पहले की बात है। तारीख थी 16 मार्च और साल था 1986। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जेल, बल्कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में बंद एक कैदी का जन्मदिन था। उस कैदी का नाम था चार्ल्स शोभराज, जिसको द सर्पेंट और बिकनी किलर भी कहते थे। शोभराज की बर्थडे पार्टी हुई और जो मिठाइयाँ डेविड हॉल, जो उसका दोस्त था, लेकर के जेल आया था, उसे जेल के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच बांटा गया, उनको खिलाया गया। इसके बाद तिहाड़ के गेट नंबर 3 तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 2 गार्ड पेट के बल पसरे हुए मिले। आग उगलने वाली उनकी 300.303 राइफलें उनके बगल में लुढ़की पड़ी थी। जेल के अंदर 6 जेल अधिकारी बेहोशी की हालत में थे। वहां से आधा किलोमीटर दूर जेल वार्डन गिरे पड़े थे। उनके मुंह पर स्कॉच टेप लगा हुआ था और पूरा सीन किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह। जिस गार्ड के पास जेल के गेट की चाबी थी, वह भी बेहोश था। चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ के सारे इंतजाम को ठेंगा दिखाते हुए आराम से निकल गया था। दरअसल हुआ यह था कि डेविड हॉल, जो अंगूर, बर्फी और पेठा लेकर के चार्ल्स शोभराज का बर्थडे मनाने के लिए जेल में आया था, उसमें उसने नींद की 820 गोलियां मिला रखी थी। चार्ल्स का जन्मदिन 16 मार्च को था, वो उस दिन के लिए, लेकिन असलियत में 6 अप्रैल को था और यह जेल रिकॉर्ड में दर्ज भी था, मगर अधिकारियों ने उसको चेक करने की जरूरत नहीं समझी। सारे के सारे चार्ल्स की बातों में आ गए और दुनिया का एक शातिर अपराधी सबको चकमा देता हुआ दुनिया की सबसे मजबूत जेलों में से एक तिहाड़ से निकल भागा। आपको हैरत इस बात पर और ज़्यादा होगी कि चार्ल्स शोभराज जेल से भागा ही इसलिए था कि वो वापस जेल आ सके। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, अपनी मर्जी से आ भी जाऊंगा। फरारी के महज 2 हफ्ते बाद ही चार्ल्स और डेविड हॉल गोवा के एक शानदार रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिए गए। डेविड हॉल को तब ये पता नहीं था कि चार्ल्स खुद चाहता था कि वह गिरफ्तार हो जाए। जानते हैं मामला क्या था? चार्ल्स शोभराज की सज़ा पूरी होने वाली थी। सज़ा खत्म होने के बाद उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित किया जाना था, जहां उसे कत्ल के एक मामले में फांसी हो चुकी थी। उसको ये सज़ा दी जानी थी। चार्ल्स का लटकना तय था। इसलिए चार्ल्स ने वह काम किया जो उसे एक नए मामले में फिर से आरोपी बना ले और उसको वापस जेल डाल दे और हिंदुस्तान की अदालतों में उसके खिलाफ मुकदमा चले। ऐसे में उसको थाईलैंड नहीं भेजा जाएगा और हुआ यही। चार्ल्स ने जैसा चाहा वैसा ही उसने किया। दरअसल चार्ल्स शोभराज का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तिहाड़ जेल में ताज़ा गैंग वॉर में शातिर बदमाश टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर वहां के सारे इंतजाम पर फिर सवाल खड़ा करता है। चार्ल्स शोभराज के भागने से लेकर के आज तक तिहाड़ के भीतर बहुत सारे मामले लगातार ऐसे होते रहे जो तिहाड़ की पोल खोलते रहे। ऐसा क्यों है कि देश की सबसे सुरक्षित और मजबूत मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में बार बार गैंग वॉर होता है, हत्याएं होती हैं और सिस्टम सवालों के घेरे में आता है? अरसत में आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तिहाड़ के अंदर क्या है, वहाँ सुरक्षा और निगरानी के बंदोबस्त कैसे हैं, उसके अंदर कितनी जेलें हैं और बार बार होने वाली हत्याओं का असली कारण क्या है। तिहाड़ जो बार बार सवालों में है। तिहाड़ सुर्खियों में आज इसलिए है कि वहां की जेल नंबर 8-9 में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को 4 कैदियों ने लोहे के सरियों से बनाए गए भाले और सुए से गोद गोद करके मार डाला। तस्वीरें बता रही हैं जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं, दहलाने वाले ज़रूर हैं, विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इसको ब्लर भी किया है। मौके पर जेल की सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 8-10 जवान आपको दिख रहे होंगे। जेल के 3-4 स्टाफ भी मौजूद थे वहाँ, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस खून खराबे को रोक सके। चारों हत्यारों के सिर पर ऐसी सनक सवार थी कि वे टिल्लू को किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। जेल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें ही यह हत्याकांड दर्ज हुआ, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। जब दिल्ली के डीडी अस्पताल में टिल्लू का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके जिस्म पर कितने 94 घाव थे।
सिर से लेकर पैर तक शरीर की कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां टिल्लू को गोदा नहीं गया। दहला देने वाला हत्याकांड एकदम फिल्मी अंदाज में हुआ। अब सवाल यह है कि जेल में जब कोई हथियार किसी कैदी के पास होता नहीं है तो फिर इन सब के पास सरिया और धारदार चाकू सुआ कैसे आ गए? जेल के अंदर जो जानकारी इंडिया न्यूज़ ने हासिल की उसके मुताबिक हत्या करने वाले चारों कैदी पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के बीच कैदियों को आने जाने से रोकने के लिए लोहे के जो सरिया लगे होते हैं उनमें से 3 को थोड़ा थोड़ा पिछले कई दिनों से वो काट रहे थे। यानी कि देखने से तो ग्रिल अपनी जगह पर दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसके 3 सरिये रोज रोज कटते जा रहे थे। वे ऐसे काटे जा रहे थे कि जिस दिन भी वारदात करनी हो उसके पास लोहा काटने वाली ब्लेड वगैरह, वारदात के दिन आप सरिया खींच लें, सरिया आपके हाथ में आ जाए और फिर आप अपराध के लिए, खून के लिए आगे बढ़ जाएं। हमलावरों ने सोचा यही था कि जिस दिन वारदात करनी होगी उस दिन एक झटके में सरिया निकाला जाएगा और फिर टिल्लू को मार दिया जाएगा। हुआ भी यही। दूसरी समस्या क्या थी? वो ये थी कि टिल्लू ग्राउंड पर था और ये चारों हमलावर फर्स्ट फ्लोर पर। आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे आपको पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पूरी सीन, पूरी तस्वीर समझ में आ जाए। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जाना मुश्किल है। जुगाड़ इसका भी निकाला गया। चारों कैदियों ने पहली मंजिल से नीचे कूदने के लिए बेडशीट लटकाई। उसके सहारे चारों नीचे उतरे। अगर आप उनको देखें तो उन्होंने स्पोर्ट्स शूज, जीन्स और टी शर्ट पहन रखे हैं। जेल में फीते वाले स्पोर्ट्स शूज पहनने पर पाबंदी होती है। बावजूद इसके उन चारों ने महंगे ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, फीते वाले। 2 मई को जब घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे, बल्कि 6:10 हो रहे थे, तभी चारों बेडशीट के सहारे नीचे उतरे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आए। चारों के हाथों में लोहे के सरियों से बने हुए भाले, सुए और चाकू जैसे धारदार हथियार थे। यानी कि इंतजाम जो पहले से चल रहा था वह सारा का सारा लेकर के वो नीचे उतरे थे। हत्यारे उतरते ही उस हाई सिक्योरिटी वार्ड की तरफ भागे जहां टिल्लू कुछ देर पहले ही अपने वार्ड से बाहर निकला हुआ था। सुबह 6 बजे निकाला जाता है, बल्कि उससे पहले भी टिल्लू बस निकला ही था। शक यह है कि इसका इनपुट भी किसी कैदी ने नीचे से ऊपर दिया होगा उन चारों को, और उन लोगों ने फिर सोचा कि अब नीचे उतर चलना है। वरना ये कैसे है कि उसी समय नीचे उतरे ये चारों के चारों जिस वक्त टिल्लू अपने वार्ड से बाहर निकला था, और चारों ठीक उसी पॉइंट पर पहुंचे जहां पर टिल्लू मौजूद था। टिल्लू को देखते ही चारों उस पर टूट पड़े और वहां खड़े पुलिस वालों की तरह हथियार लहराते हुए धमकाया कि अगर कोई भी बीच में आया तो वह भी जान से जाएगा। पुलिस वाले और जेल के स्टाफ तमाशा देखते रहे, दूर खड़े रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जाकर के रोकने की, उनको पकड़ने की, और देश की सबसे बड़ी जेल में एक गैंगस्टर को कुछ गैंगस्टर्स ने मार डाला। अभी तक जितनी बातें आपने सुनी उनके आधार पर कुछ बड़े सवाल हैं। कैदियों के पास लोहा काटने का हथियार कहां से आया? सरिया के भाले, सुआ और चाकू जैसे धारदार हथियार उन्होंने कैसे जुगाड़ लिए? हत्यारों के पास फीते वाले ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज थे और इसका जेल प्रशासन में रहना मना है, फिर जेल प्रशासन कर क्या रहा था? हमारे सहयोगी जावेद हैं जो लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मैं आपको अब उनकी एक रिपोर्ट दिखाता हूं। दिल्ली के तिहाड़ जेल के 8 और 9 नंबर जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की चाकू और नोकीले वार से वार करने के बाद हत्या कर दी गई थी। किस तरह से बेरहमी से हत्या की गई थी, इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद तमाम तिहाड़ जेल के सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तिहाड़ जेल देश का सबसे हाईटेक माने जाने वाला जेल है और ऐसे में टिल्लू ताजपुरिया जो कि एक नामी गैंगस्टर है और उसको हाई रिस्क वार्ड में रखा गया था, और किस तरीके से जो 4 गैंगस्टर्स हैं जो गोगी गैंग के गैंगस्टर्स हैं, और बताया गया कि गोगी गैंग के हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को उसी के सेल से निकालकर उसे मारा गया।
हालांकि कुछ कैदी उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी कैमरा जो कि कंट्रोल रूम से सीधा कनेक्ट होता है, ऐसे में किसी भी सुरक्षाकर्मी को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और ना ही कोई वक्त पर आकर टिल्लू ताजपुरिया को बचा पाया। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। टिल्लू ताजपुरिया से पहले भी प्रिंस तेवतिया की हत्या भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही हुआ था, जब वो अपने वार्ड से निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था। इसी बीच दूसरे कैदी जो है उन्होंने प्रिंस तेवतिया पर अटैक कर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तिहाड़ में सारे इंतजाम और सारे दावों के बाद भी अगर इन सबों के पास लोहे, सरिया, हथियार, चाकू सब हैं तो यह तो सवाल है। लेकिन वहाँ जो तैनाती होती है पुलिस वालों की, वो कितने मुस्तैद होते हैं। आपको मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ वो घटना हो रही है। देखिए, इस दरवाजे के ठीक उस तरफ वो हत्या चल रही है और चारों घेर करके टिल्लूपुरिया को मार रहे हैं और ये पुलिस वाले इस ठीक फाटक के बाहर देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये जेल के स्टाफ भी हैं। तो आप देखिए तो 8-9 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग पुलिस वाले और जेल के जो स्टाफ हैं वो तमाशा देख रहे हैं और दूसरी तरफ सामने जो है वो वारदात हो रही है। 4 गैंगस्टर्स मिल करके एक गैंगस्टर को मार रहे हैं और उन्होंने 94 बार उस पर हमला किया। उसके पूरे जिस्म में 94 जगह पर गोदे गए हैं उसको और उस आदमी की हत्या हो जाती है। और यह इंतजाम तिहाड़ जेल का है, देश की सबसे बड़ी, साउथ एशिया की सबसे बड़ी सुरक्षित जेल जो मानी जाती है, जहां बड़े से बड़े गैंगस्टर्स, बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े अधिकारी जो आरोपों के घेरे में आते हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी होती है, वो सजा याफ्ता होते हैं, तिहाड़ भेजे जाते हैं। और उस तिहाड़ में जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, यह आपको दिख रहा है। ये तस्वीर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जेल के लोग हैं, या तो वो पुलिस वाले हैं या फिर जेल के कर्मचारी हैं और ये सब तमाशा देख रहे हैं और सामने हत्या हो रही है। ये स्थिति कहां की है? कोई हमारे आपके जिले की नहीं है। देश की राजधानी में जो सबसे बड़ी जेल इस देश की है, तिहाड़, उसकी है। अब सवाल एक है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या क्यों हुई? यह मामला भी तिहाड़ की व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। जिस रोज टिल्लू की हत्या हुई उससे ठीक 19 दिन पहले तिहाड़ जेल में एक और गैंग वॉर हुई, एक और हत्या हुई। उस गैंग वॉर में तिहाड़ में ही बंद गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खूंखार अपराधी प्रिंस तेवतिया, उसको मार डाला गया। को आप जानते होंगे, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस आदमी ने कहा कि हाँ मैंने ही उसकी हत्या करवाई, वह था लॉरेंस बिश्नोई। जो तिहाड़ जेल से सलमान खान तक को मारने की धमकी देता है, वह है लॉरेंस बिश्नोई। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से समूचे देश नहीं, पंजाब में भी पूरा हड़कंप मच गया। लॉरेंस भी तिहाड़ में ही है और कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स गोल्डी बरार के साथ मिलकर के वो गैंग चलाता है। गोल्डी बरार और लॉरेंस ने ही मिलकर के सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। इसी लॉरेंस बिश्नोई ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि उसने टिल्लू की हत्या कराई है। सोशल मीडिया पर लिखा क्या बिश्नोई की तरफ से कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है, वह हमारे भाई योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने किया है। वो जो 4 मार रहे हैं उसमें से एक दीपक है, एक राजेश, और जो भी जिंदा है उसका नंबर जल्द आएगा, ये बिश्नोई कह रहा है। यहां भी सवाल उठता है कि जो आदमी तिहाड़ में बंद है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव कैसे है? यानी कि उसके पास मोबाइल कहां से है और क्यों है भाई? अगर बाहर से कोई उसका सोशल मीडिया चला भी रहा है तो वह आदमी लॉरेंस से बात तो करता ही होगा, तभी वह लिख पा रहा होगा। लॉरेंस ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए प्रिंस तेवतिया की हत्या का बदला लेने की खातिर टिल्लू को मौत के घाट उतरवाया और सरेआम जेल के भीतर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में और पुलिस वालों की उपस्थिति में यह आतंक बनाए रखने का ही खेल था कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई।
चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, डर का खेल चलता रहना चाहिए, तभी उगाही और वसूली का धंधा चलता रहेगा। अगर जेल में उसको इस तरीके से हत्या कराने या जेल के बाहर हत्या कराने के लिए बातचीत करने की गुंजाइश बनी रहेगी, सुविधा सहूलियत मिलती रहेगी, तो फिर उसकी धौंस धमक, उसका आतंक हर जगह रहेगा और फिर वो सारे अपराध करेगा, चाहे जेल के भीतर या जेल के बाहर। इसलिए सवाल ज्यादा बड़ा है। लॉरेंस ने पुलिस को कहा था कि उसने विक्की मिदुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। अब मिदुखेड़ा कौन? विक्की की हत्या पंजाब के बम्बिहा गैंग ने पंजाब में की और सिद्धू मूसेवाला को बम्बिहा गैंग का सपोर्टर माना जाता था। बाद में लॉरेंस ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला से कोई मेरी निजी दुश्मनी नहीं थी, बस दिमाग में यह बात भर गई थी या दिमाग मेरा बनना जाता था कि वह दविंदर बम्बिहा और उसके गैंग के नाम के गाने गाता था। सिद्धू का एक एल्बम भी था, बम्बिहा बोले। अब आप सोचिए कि जो आदमी दुश्मन गैंग की तारीफ या उसके लिए गाना गाने के बाद इतना सनक जाए कि वो हत्या करवा दे, तिहाड़ के अंदर अपने गैंग के किसी बदमाश की हत्या का बदला ले ले, फिर सवाल तो उठता है। सवाल तिहाड़ पर है कि 19 दिन में 2 गैंग वॉर हो गए, 2 बदमाश मारे गए, जब हो कैसे रहा है? बार बार ऐसा होना सवालों को के घेरे में वहां के प्रशासन को खड़ा करता है। आम आदमी को लगता होगा कि तिहाड़ जेल है, मतलब बड़ी जेल है, लेकिन एक जेल नहीं है, 400 एकड़ का एक बड़ा कैंप है जिसके अंदर 9 सेंट्रल जेलें हैं। 9। हर जेल में सिक्योरिटी का अल्ट्रा मॉडर्न इंतजाम है। यहाँ कैदियों को उनके नाम से पहले जो अक्षर होता है नाम का, या वो किस तरह का अपराधी है इस आधार पर, या फिर उसको कैसी सज़ा मिली हुई है इसको ध्यान में रखते हुए, या फिर कैदी कितना बदलाव अपने भीतर ला चुका है, इस लिहाज से उसको जेलों में रखा जाता है। मसलन जेल नंबर 1 में वैसे ही कैदी रखे हैं जिनके नाम का पहला अक्षर एस या वाई से शुरू होता है। जैसे अगर कोई कैदी जिसका नाम सुरेश या सुभाष है, या फिर युवराज या याकूब है, तो उसको जेल नंबर 1 में रखा जाएगा। इसी तरह से जेल नंबर 2 है जिसमें उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें कोर्ट से 10 साल या 10 साल से अधिक की सजा हुई, यानी कि अपराध गुनाह बहुत बड़ा है उनका। जिन कैदियों की सजा 10 साल से कम की होती है उनको जेल नंबर 5 में रखा जाता है। जिनका नाम बी, वी, सी, डी, ई, एफ और जी से शुरू होता है उनके लिए जेल नंबर 3 है। जेल नंबर 4 में उनको रखा जाता है जिनका नाम ए और आर से शुरू होता है। जो लोग जेल नंबर 7 में होते हैं वो कौन होते हैं? महिलाएं। महिलाओं के लिए जो जेल है तिहाड़ के अंदर वो 7 नंबर की है। तिहाड़ जेल को आज़ादी के बाद 1957 बनाया गया। और आपको पता है कि तिहाड़ जेल क्यों कहते हैं? दरअसल दिल्ली में चाणक्यपुर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है तिहाड़। उसी गांव के नाम पर तिहाड़ जेल परिसर को तिहाड़ का नाम दिया गया। तिहाड़ जेल में बहुत सारे अधिकारी हुए, लेकिन एक बार डीजी हुई किरण बेदी। किरण बेदी जब तिहाड़ की डीजी थी तो उन्होंने तिहाड़ के भीतर बहुत बदलाव किए। किरण बेदी को एक ईमानदार और काबिल पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है और वो हमेशा जाना जाएगा। हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस थी। जब तिहाड़ में थी तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए और बहुत खूंखार अपराधी भी अपना रास्ता बदल करके वो आम जीवन की तरफ आ गए। ये उनका असर था। बहुत सारे योग और विपश्यना वगैरह उन्होंने वहाँ करवाए। आज की तारीख में तिहाड़ पर जो सवाल खड़ा हो रहे हैं उसको लेकर के किरण बेदी से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या रहा, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम रही है अपॉइंटमेंट्स में। इन द पास्ट अपॉइंटमेंट्स वर रॉन्ग। आप रिपीट कर रहे थे, अपॉइंट सारी दुनिया जानती थी, सबको पता था कि अपॉइंटमेंट्स वर रॉन्ग एंड दे वर ऑन अदर कंसिडरेशंस। कई लोगों को दोबारा भेजा गया, कोई दोबारा आदमी नहीं भेजने चाहिए। और नंबर 2, पता है कि रेपुटेशन इसकी खराब है तो भी वही भेजेगा। क्यों? तो हमारी अपॉइंटमेंट सिस्टम वाज रॉन्ग। एक हमारा लॉजिंग वी नीड टू रीलुक, वी आल्सो लुक एट व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर अपॉइंटिंग। और चैलेंज ये है
कि कोई कायदे के यंग एसडीएम्स डायरेक्ट नहीं जाना चाहते। दे समाउ कोई, अरे तिहाड़ में जेल में काम कौन करना चाहता? काम करना चाहता भी कौन? इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू वर्क, इट्स अ वेरी हजार्डस प्लेस टू वर्क एंड अ वेरी अनप्लेजेंट प्लेस टू वर्क। इसलिए लेकिन आपको भेजना चाहिए, यंगस्टर्स को भेजना चाहिए ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले, और वेलफेयर ऑफिसर्स, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए अवेलेबल उनके साथ साथ। सो मेरा ख्याल है हमारी अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम रही इन द पास्ट ऑल्सो। दूसरी बीच, जब अफवाह फैल रही है, इंफॉर्मेशन फैल रही है कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो तुरंत उसको चेक करो ना। ये नहीं अखबार में तो आई जा रहा है लेकिन आप चली जा रहे वैसे क्यों? जब न्यूज़पेपर में या इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसी वक्त चेक करो, उसको बढ़ने मत दो। ये किरण बेदी और बहुत वाजिब और बुनियादी सवाल उठा रही हैं। जिस चार्ल्स शोभराज के 1986 में तिहाड़ के कर्मचारियों को नशे की मिठाई खिलाकर निकल भागने की घटना मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी, उसको भगाने में एक बड़ा हाथ था उस समय के सबसे बड़े डॉन राजू भटनागर का। वही राजू भटनागर शोभराज के निकल भागने के 1 साल पहले तिहाड़ से ऐसे निकला था जैसे कोई घर से सैर पर निकलता है। तिहाड़ में 3 लेयर की सुरक्षा जहां की तहां रह गई और राजू भटनागर आराम से निकल गया, किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ कब निकल गया। बाद में जब पता चला तो सारे अधिकारियों ने अपना सिर पकड़ लिया और बहुत थुक्का फजीहत हुई थी। यह मामला 37 साल पहले का है। और आज के दौर में असलियत यह है कि देश का आज के वक्त जो नटवर लाल है, सुकेश चंद्रशेखर, इसी तिहाड़ से अपनी ऐश और मौज मस्ती की आलिशान जिंदगी चलाता रहा। कोई फर्क नहीं आया राजू भटनागर, चार्ल्स शोभराज या फिर सुकेश चंद्रशेखर। इस 37 साल के वक्फे में आपको बुनियादी अंतर तिहाड़ में नहीं दिखाई पड़ेगा। यहीं से सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ वीडियो घंटों चैट करता था और उसे अपने प्यार के झांसे में उसने फांस भी लिया। तिहाड़ जेल दूसरों के लिए भले होती होगी मगर सुकेश चंद्रशेखर के लिए तो वो किसी आलिशान बंगले से कम नहीं थी। जैकलीन ने खुद कहा कि जब भी वो दोनों वीडियो चैट पर होते थे तो सुकेश कभी कैदी की तरह मुझे नजर नहीं आया। वो ब्रांडेड टी शर्ट पहनता था या शर्ट्स में होता था, रोज नए और ब्रांडेड कपड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके पास बहुत पैसा हो, आलिशान जिंदगी जीता हो। उसके पास आईफोन होता था और आसपास के वीडियो से लगता था कि उसके ठाट बाट किसी बड़े रईस के हैं। आप समझिए इसको, क्या स्थिति उसके आसपास की बनाकर रखी गई हो। जैकलीन किसी भी समय सुकेश से वीडियो चैट पर जुड़ सकती थी, वीडियो चैट कर सकती थी और वह देखती थी कि उसके हाथ में आईफोन होता था। एक बात कर रहा तो एक रखा हुआ है। बस एक चीज चैट के दौरान परेशान करती थी और वह था वीक सिग्नल। सुकेश ने इसका भी रास्ता निकाल लिया था। वो कहता था कि जानती हो, वो मैं अपनी नोएडा वाली फैक्ट्री में हूं ना और वहां सिग्नल वीक रहता है, तो जहां से कॉल करता हूं तो थोड़ा कमजोर सिग्नल होता है, बस काम चला लेते हैं, यहीं से अक्सर बात करता हूं तुमसे। अब आप बताइए कि एक आदमी को राजाओं वाले ठाट बाट जेल में दिए गए और वह अपना सारा काम वहां से कर रहा है। क्या ये ऐसे हो जाता है? क्या ऐसे ही होता होगा? यानी कि वहां भी अजीब सी सड़ांध है, साठ गांठ है, एक अजीब सी व्यवस्था है जो पाहिज है, लुंज-पुंज है। मैं वापस उसी मामले पर लौटता हूं कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के कई तरह की लापरवाहियां इस हत्या के जरिए सामने आती हैं। मसलन उसकी हत्या में जो 4 बदमाश शामिल थे, उनका नाम योगेश उर्फ टुंडा, दीपक, राजेश और रियाज खान। अब आप देखिए उसी जेल में ये सब कैसे धीरे धीरे आते हैं जिसमें टिल्लू ताजपुरिया बंद था। योगेश यानी कि टुंडा को 6 जनवरी को इसी साल जेल में बंद किया गया था और उसे 30 मार्च को जेल नंबर 8-9 में लाया गया जहां टिल्लू ताजपुरिया था, शिफ्ट किया गया। दीपक को 8 जनवरी को जेल नंबर 8-9 में बंद किया गया, टिल्लू ताजपुरिया की जेल में। राजेश चोपड़ा, उसको 30 मार्च को और रियाज खान को अक्टूबर पिछले साल के 2022 को लाया गया था और इसी जेल 8-9 में बंद किया गया। यानी कि अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में चारों को जेल नंबर 8-9 में ला दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रंजिश रखने वाले 2 गिरोह के बदमाशों को एक ही जेल में आप कैसे रख सकते हैं?
नियम कहता है कि खतरनाक कैदियों के मामले में जेल मुहैया कराने से पहले प्रशासन को कई बातों पर विचार करना होता है। इसमें सबसे पहली और ज़रूरी शर्त ये होती है कि जिस जेल में कैदी को रखा जा रहा है वहाँ विरोधी गिरोह या गैंग के बदमाश ना हो। जाहिर है इस नियम की अनदेखी हुई। अगर आप आम आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि अच्छा है, सारे बदमाश आपस में लड़के मर रहे हैं, मरने दो, कोई दिक्कत नहीं, शायद परेशानी ना हो, ठीक भी है। मगर खतरा ये है कि जब इनको इस तरह की वारदात करने की गुंजाइश जेल में मिल जाती है तो इनका मनोबल और हौसला बढ़ जाते हैं और ये बाहर कारोबारियों, ठेकेदारों, पैसों वालों या फिर आम आदमी को धमकी देते हैं और जब वे इनकी बात नहीं मानते हैं तो हत्या करवा देते हैं। होता यह भी है कि सिद्धू मूसेवाला जैसे सिंगर को निशाना बना लेते हैं या जैकलीन और नूरा फतेही जैसी हीरोइनों को फांस लेते हैं या फिर किसी बड़े उद्योगपति के घराने से सैकड़ों करोड़ ठग लेते हैं। ये कहानी अब सुन लीजिए आप। सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ में बंद है, उसने रैनबैक्सी जैसी बड़ी कंपनी के जो मालिक शिविंदर सिंह हैं, उनकी पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ ठग लिए जेल में रहते हुए। शिविंदर सिंह और उनके भाई मलविंदर सिंह 4 साल से जेल में बंद हैं। दोनों भाइयों पर धोखाधड़ी का आरोप है। सुकेश तिहाड़ से ही अदिति सिंह को फोन करता था और कहता था कि वह भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी है और बोल रहा है वह उनके पति को बाहर निकाल सकता है। अदिति सिंह से का उसने ऐसा भरोसा जीता कि धीरे धीरे करके उनसे उसने 200 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, सुकेश ने मलविंदर सिंह जो उनके छोटे भाई हैं, उनकी पत्नी जपना को भी फोन किया और जापना से भी उसने वही बात कही कि मैं केंद्रीय कानून सचिव अनूप कुमार बोल रहा हूं, मेरे दफ्तर से लोग बोल रहे हैं। उसके दफ्तर से फोन आ जाता था। और हैरत की बात ये देखिए कि जब आप पलट के उस पर फोन करेंगे तो वो मिनिस्ट्री का ही फोन मिलेगा। क्या उसने साठ गांठ कैसा उसने कांटेक्ट या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, समझ से परे है। और उनको कहता था जापना को कि आपका भी काम हो जाएगा। सुकेश ने इसके एवज में जापना से 4 करोड़ रुपए ठग लिए। अब आप समझिए कि 204 करोड़ रुपए उसने ठग लिए। कहां? तिहाड़ में रहते हुए। आपने इतनी सहूलियतें, सुविधाएं, ऐशो आराम दे रखी हैं कि आदमी जो कैदी है, जो अपराधी है, वो अपने मुताबिक काम कर रहा है, अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, लोगों को ऐंठ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, भीतर गैंग वॉर हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और कहने के लिए क्या है? ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ है। तिहाड़ में जो कुछ भी होता रहा है और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बड़ा और संगीन सवाल है और इसके जब तक वाजिब जवाब नहीं मिलते हैं तब तक तिहाड़ के भीतर चीज़ों का दुरुस्त होना नामुमकिन है। अरसत में आज इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे फिर सोमवार को होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।